Good morning, everyone. Welcome back to the e-learning platform of the GS College of Commerce, वर्धा। आज हम सूक्ष्म तथा व्यापक अर्थशास्त्र इस विषय के संबंध में देखेंगे। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने सूक्ष्म तथा व्यापक अर्थशास्त्र का एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देखी थी। आज हम देखने वाले हैं कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र के इस वीडियो लेक्चर में हम बेसिकली सूक्ष्म अर्थशास्त्र की परिभाषा, उसी के साथ साथ उसकी विशेषताएं, साथ ही साथ उसके क्षेत्र को पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि उसका महत्व क्या है, उसका उपयोग क्या होता है, प्रयोग कहाँ कहाँ आपका सूक्ष्म अर्थशास्त्र प्रयोग में लाया जाता है, साथ ही साथ उसकी क्या सीमाएं हैं और क्या लिमिटेशंस हैं। चलिए देखते हैं कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है। जैसा कि नाम ही बता रहा है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र, सूक्ष्म, छोटा। जैसा मैंने आपसे इससे पहले कहा कि बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है सूक्ष्म अर्थशास्त्र का और व्यापक अर्थशास्त्र का, इसके जो जनक है वो है वैगनर फिश। उन्होंने जो है इसको सबसे पहले यूज़ किया। अब हम बात करते हैं कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है। तो बेसिकली देखा जाए तो ये जो वर्ड सूक्ष्म है, जैसे हम इंग्लिश में जिसे हम माइक्रो कहते हैं, ये जो ग्रीक वर्ड है मिक्रोस, उससे बना है और इसका मतलब होता है स्मॉल। तो जब हम किसी अर्थव्यवस्था को, किसी आर्थिक विश्लेषण की जब हम बात करते हैं और उस आर्थिक विश्लेषण को जब हम देखते हैं, एनालाइज करते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम उसकी स्टडी करते हैं, तो हम उसे जो है सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं। प्रोफेसर बोल्डिंग का इस बारे में क्या कहना है? प्रोफेसर बोल्डिंग कहते हैं कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत विशेष फर्मों, विशेष परिवारों, वैयक्तिक कीमतों, मजदूरियों, आयों आदि वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। अब इसमें क्या है, बेसिकली बोल्डिंग कह रहे हैं कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, वी स्टडी बेसिकली द स्पेसिफिक फर्म्स, जो एक इकाई है, बिजनेस इकाई है, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। साथ ही साथ एक हाउस होल्ड है, परिवार जो होता है, उसकी हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। जो इंडस्ट्री है, उद्योग होते हैं और उद्योग है, व्यक्तिगत कीमत है, इंडिविजुअल प्राइसिंग है, साथ ही साथ मजदूरी जो है, इन सभी का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं। जहाँ पर हम इंडिविजुअल यूनिट की बात कर रहे हैं। देखिए, जब हम सूक्ष्म तथा व्यापक अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र को हम इस एग्जाम्पल से बेहतर समझ सकते हैं। ये एक जंगल है, उस जंगल में बहुत प्रकार के जो है पेड़ हैं, ओके। तो उसमें यदि हम पूरे जंगल का अध्ययन कर रहे हैं तो वो क्या है, आपका व्यापक अर्थशास्त्र है। और वहीं पर यदि हम किसी इंडिविजुअल पेड़ की जानकारी एकत्रित कर रहे हैं, उससे संबंधित जानकारी और उससे संबंधित विश्लेषण कर रहे हैं, तो वो क्या है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र। और पूरे जंगल का विश्लेषण कर रहे हैं तो वो क्या है, व्यापक अर्थशास्त्र। मतलब यही है कि जो आर्थिक व्यवस्था है, उस आर्थिक व्यवस्था में से जब हम किसी एक विशेष इकाई का अध्ययन करते हैं तो वो हमारा सूक्ष्म अर्थशास्त्र होता है। चलिए इसकी विशेषताएं क्या है। व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन। व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन, अभी हमने डेफिनेशन में देखा कि हम जो है इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में यदि हम अध्ययन कर रहे हैं तो वो क्या है, आपका सूक्ष्म। इंडिविजुअल प्राइस की बात कर सकते हैं, जैसे कि इससे पहले के वीडियो लेक्चर में मैंने ये बात कही थी कि अगर हम एक वस्तु विशेष के मूल्यों के निर्धारण की बात कर रहे हैं, मूल्यों की बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, सूक्ष्म अर्थशास्त्र हो जाएगा। लेकिन जब हम जनरल प्राइस लेवल की बात कर रहे हैं तो वो किस में आ जाएगा, व्यापक अर्थशास्त्र में आ जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली जो व्यक्तिगत इकाई होती हैं, इंडिविजुअल यूनिट्स है आर्थिक विश्लेषण में, आपकी आर्थिक व्यवस्था में, उसका हम क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। क्योंकि ये आर्थिक विश्लेषण जो है वो एक इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है,
एक व्यक्तिगत इकाई के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है तो इसका जो प्रभाव है वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता। तो दूसरी हमारी जो विशेषता है वो यही कहती है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव का अभाव देखा जाता है। उसी प्रकार से संपूर्ण अर्थव्यवस्था को स्थिर मान लेना। देखिए यहाँ पर बहुत सारी, जब हम इसका अध्ययन करते हैं, बेसिकली सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत जब उसका स्टडी की जाती है, उसे एनालाइज किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है, तो हम बेसिकली ये कुछ चीज़ों को स्थिर मान लेते हैं। We assume that these things are static in nature. What are they? That is the employment, national income. ये जो वेरिएबल्स हैं, इन वेरिएबल्स को हम स्टैटिक मानकर हम जो है सूक्ष्म अर्थशास्त्र के विभिन्न अंगों, जो बेसिक इकाई है, उसका हम क्या कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं। इसे हम कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। कीमत सिद्धांत, प्राइस थ्योरी कहते हैं। क्यों प्राइस थ्योरी कहते हैं? क्योंकि इसके अंतर्गत हम मांग तथा पूर्ति के बेस पर मूल्यों का निर्धारण कर रहे हैं। किसी वस्तु की मांग और उसकी पूर्ति, इसके बेस पर हम मूल्यों का क्या कर रहे हैं, निर्धारण कर रहे हैं। इसलिए इसे प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। इसे प्राइस थ्योरी कहते हैं। तो ये जो है, ये क्या बोल रहे हैं, ये विशेषताएं जो है वो ये कहती है कि इसमें व्यक्तिगत इकाई और इंडिविजुअल यूनिट्स का अध्ययन किया जाता है। दूसरा ये, क्योंकि ये इंडिविजुअल्स यूनिट पर और व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन है, इसलिए इसका संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव कम होता है। साथ ही साथ संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बहुत सारे वेरिएबल्स जो होते हैं उन्हें हमें स्थिर मानकर इसका विश्लेषण, इसके अंतर्गत विश्लेषण करते हैं। साथ ही साथ इसे कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र बेसिकली किस चीज से डील करता है? वस्तुओं का कीमत निर्धारण। इसीलिए इसे क्या कह रहे हैं, प्राइस थ्योरी भी कह रहे हैं, कीमत सिद्धांत भी कह रहे हैं। ठीक है, जैसे कल के लेक्चर में, कल के इसके पहले के वीडियो लेक्चर में मैंने आपसे बात कही थी कि वस्तुओं का कीमत निर्धारण, जिसमें हम देखते हैं इसके बेसिकली दो पार्ट हम इसको कंसिडर करेंगे। एक जो है उपभोक्ता के संतुलन निर्धारण की समस्या और दूसरा है वस्तुओं का कीमत निर्धारण। देखिए, जब हम एक विशेष व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी बेसिकली क्या होता है, उसका कंसर्न क्या होता है, उसका मेन मोटिव क्या होता है कि भाई हमें हमारे जो पैसे खर्च कर रहे हैं उस पैसों से हमें ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि और सेटिस्फैक्शन मिले। इसी चीज़ को मार्शल ने कहा और इसी चीज़ को तटस्थता वक्र के माध्यम से हिग्स ने पेश किया कि भाई जब एक व्यक्ति जो है अपनी सीमित आय का उपयोग कर ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि चाहता है। तो उपभोक्ता के संतुलन के निर्धारण की समस्या, साथ ही साथ वस्तुओं का कीमत निर्धारण। वस्तु का कीमत निर्धारण, जैसे अभी इससे पहले मैंने आपसे कहा कि किसी एक वस्तु विशेष जो कौन सी है, वस्तु विशेष कौन सी है, आपका XYZ कमोडिटी, गेहूँ ले सकते हैं आप, चावल ले सकते हैं या शक्कर की बात कर सकते हैं। इस वस्तु के मूल्य निर्धारण में जो है, वस्तु का जो मूल्य निर्धारण होगा वो किस प्रकार से होगा, ये बेसिकली जो है मार्केट मैकेनिज्म पर डिपेंड कर रहा है। मार्केट मैकेनिज्म की टू इम्पॉर्टेंट पार्ट्स जो है वो क्या है, आपका डिमांड एंड सप्लाई, दैट इज द मांग और साथ ही साथ उसकी पूर्ति। इन मांग और पूर्ति की बुनियाद पर उस वस्तु के मूल्य निर्धारित किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर उस चीज़ का आपको देखने को मिलता है, वस्तु का कीमत निर्धारण। इसलिए इसे क्या कहते हैं, प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, कीमत सिद्धांत कहते हैं। उसी प्रकार से इसे जो है थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। फैक्टर प्राइसिंग और थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। फैक्टर प्राइसिंग और थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की कैसे, देखिए बहुत सारे घटक है उत्पादन के, इन घटकों को आपको जो है प्रतिफल देना होता है। जैसे कि इससे पहले के वीडियो लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि जब हम लैंड का यूज़ कर रहे हैं, ज़मीन का हम यूज़ कर रहे हैं, भूमि का जब हम उपयोग कर रहे हैं, तो उस भूमि को हमें प्रतिफल देना पड़ेगा। वो प्रतिफल किसके फॉर्म में होगा, वो होगा लगान के फॉर्म में।
लगान के फॉर्म में मतलब रेंट के फॉर्म में। उसी प्रकार से जब हम किसी की पूंजी का उपयोग कर रहे हैं, पूंजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, तो उसे हमें क्या देना है, इंटरेस्ट देना है। साथ ही साथ जब हम लेबर मजदूर को यूज कर रहे हैं, उसकी मजदूर को यूज कर रहे हैं, तो उसे हमें मजदूरी भी देनी पड़ेगी, वेजेस देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो ये साधन है, जो घटक है, जो फैक्टर्स हैं, इनके प्राइस डिटर्मिनेशन में भी ये थियरी सूक्ष्म अर्थशास्त्र इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसलिए इसे साधन का कीमत निर्धारण या वितरण का सिद्धांत भी कहते हैं। साथ ही साथ साधनों के आवंटन की कुशलता, जो हम एफिशिएंसी ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं, वो इसमें आ जाता है। तो जहाँ तक कर हम बात कर रहे हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र की, सूक्ष्म अर्थशास्त्र बेसिकली किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, ये जो है व्यक्तिगत कीमतों, मजदूरियों, व्यक्तिगत कीमतों, व्यक्तिगत फर्म, विशेष परिवारों, व्यक्तिगत कीमतों, मजदूरियों, आयों आदि का क्या है, अध्ययन है। इसके अंतर्गत हम जो है इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी विशेषताएं जो है वो ये कि ये व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है, साथ ही साथ संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का इसमें अभाव देखा जाता है, क्योंकि ये छोटे छोटे घटकों की स्टडी करता है, अध्ययन करता है, उनका विश्लेषण करता है। इसे स्लाइसिंग मेथड भी कहते हैं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र की जब बात करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को जो है स्लाइसिंग मेथड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें छोटे छोटे अंगों की अर्थव्यवस्था के जो छोटे छोटे इकाई हैं उनका डीप अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसे स्लाइसिंग मेथड भी कहते हैं। तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव क्या है, कम पड़ता है, बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता। संपूर्ण अर्थव्यवस्था को स्थिर मान लिया जाता है। बहुत सारे जो इसके फैक्टर, जो आपके वेरिएबल्स हैं, उन्हें आप क्या मान रहे हैं, स्थिर मान रहे हैं, और इसे कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। साथ ही साथ इसके जब हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र के क्षेत्र की बात करते हैं, तो इसमें वस्तुओं का कीमत निर्धारण, साथ ही साथ साधन की कीमत निर्धारण की बात करेंगे, या जिसे हम वितरण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। उसी के साथ साथ साधनों के आवंटन की कुशलता, इन बातों को इसमें डील किया जाता है। तो आप जो है बेसिकली इसमें आपने क्या समझा है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में और व्यष्टिगत अर्थशास्त्र में आपने क्या देखा है, क्या समझा है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र और व्यष्टिगत अर्थशास्त्र आर्थिक अध्ययन की वो इकाई है, वो एरिया है जिसमें हम इंडिविजुअल यूनिट और अर्थव्यवस्था के जो इंडिविजुअल यूनिट्स हैं उनका अध्ययन करते हैं, और इसके जो आपका उपयोग है, जो प्रयोग होता है, साथ ही साथ इसका महत्व और सीमाएं हम इसके बाद के वीडियो लेक्चर में देखेंगे। सो थैंक यू।